तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन ब्लड आइसेक ने हाइशी ट्राइब पर अटैक कर दिया। दरअसल मर्मेड्स के आइलैंड हाइशी ट्राइब के कब्जे में थे, तो सेवन ब्लड आइसेक इन्हीं को अपना निशाना बनाता है। इस बैटल में ज़ूकिंग ने अपने 29 अपर्चर्स को ओपन कर लिया, लेकिन मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अवेकन करने के लिए उसे काफी चालबाजी के साथ अपने दुश्मन पर वार करना पड़ा। और फिर जैसे ये स्टेट एक्टिवेट हो गई, ज़ूकिंग उसी लेवल के बंदे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ज़ूकिंग अपने दुश्मन के आमने सामने था। हाइशी ट्राइब का बंदा उससे कह रहा था कि बच्चे तूने तो अपने लाइफ लैम्प को इग्नाइट किया है, लगा ही नहीं था कि तू इतनी जल्दी मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अचीव कर पाएगा। अब वैसे देखा जाए तो लॉर्ड युनचेन ज़ूकिंग को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बंदे ने बड़ी आसानी के साथ मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को अचीव कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा मुकाबला कर पाएगा। आफ्टर ऑल इसके पास मेरे जितना कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। इसलिए युनचेन ने जोश में आकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर पाइथन्स को एक्टिवेट कर लिया। वो ज़ूकिंग से कह रहा था कि तू स्प्लेंडर स्टेट पर गया तो क्या हुआ, तेरा अंत तो निश्चित है। और अब वो सारे पाइथन एक साथ मिलकर ज़ूकिंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर ज़ूकिंग काफी तेजी के साथ मूव हो रहा था और फिर उसने 1 बाय 1 करते हुए उन पाइथन्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। दरअसल ये मौका ज़ूकिंग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ही सेम लेवल वाले बंदे का मुकाबला करके अपनी पावर्स को टेस्ट कर सकता है। और फिर क्या बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़ूकिंग ने उन पाइथन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन युनचेन ने तब तक अपने और कई सारे क्रीचर्स रिलीज कर दिए थे, जिन्होंने अपनी बेशुमार ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकिंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। यहाँ पर ज़ूकिंग ने महसूस किया कि ये बंदा तो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा टफ है। ज़ूकिंग को उस पर अटैक करने के लिए एक भी ओपनिंग नहीं मिल रही थी और उतने में ज़ूकिंग के दिमाग में एक आइडिया आई। उसके पास लाइफ लैम्प का ट्रेजर था। वो सोच रहा था कि अगर मैं उस लाइफ लैम्प को इग्नाइट करूं तो मेरे पास फिर एक नहीं बल्कि 2 फ्लेम्स की पावर आ जाएगी, फिर तो मैं आसानी के साथ इसका मुकाबला कर सकता। दरअसल ज़ूकिंग को कुछ भी करके इस मुकाबले को एंड करना था, तो उसने अपनी 30 अपर्चर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए लाइफ लैम्प ट्रेजर को इग्नाइट करना शुरू कर दिया। गाइस, ये वही ट्रेजर है जो कि ज़ूकिंग ने मर्मेड के टेम्पल से हासिल किया था। जैसे ही ज़ूकिंग की अपर्चर की पावर ने उस लैम्प को ट्रिगर किया, उसकी फ्लेम अपने आप इग्नाइट हो गई। गाइस, इस लाइफ लैम्प को फायर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है और इसके एक्टिवेट होने से ज़ूकिंग की पावर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अब उसकी स्प्लेंडर मिस्टिक स्टेट को ट्विन फ्लेम कॉम्बैट स्टेट कहा जाता, यानी कि लाइफ लैम्प ने इग्नाइट होकर ज़ूकिंग की पावर को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था। और अब ज़ूकिंग ने युनचेन के सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से बड़ी भयानक एनर्जी सर्ज हो रही थी, ऐसी एनर्जी जो कि उस जगह को तबाह करने के लिए काफी थी। इस ऑपरेसिंग ऑरा को देखते साथ ही युनचेन की भी फटके 4 हो गई। वो ज़ूकिंग से कह रहा था कि तेरी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अचानक से ये ऑरा सर्ज तेरे अंदर कहां से आया। और युनचेन को ज़ूकिंग से जवाब की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि ज़ूकिंग ने एक नहीं बल्कि 2 फ्लेम्स को एक्टिवेट किया है। इसलिए वो बंदा फटाफट से ज़ूकिंग पर अपने पाइथन रिलीज करते हुए सीधे एरी की तरफ भागने लगा। और अब यहाँ पर हमें सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया गया। ज़ूकिंग चुटकी बजाते हुए उस बंदे से कह रहा था कि तूने कहा था कि तू मुझे 3 ब्रीदिंग में मार देगा, इसलिए अब मैं भी तुझे 3 ब्रीदिंग की मोहलत देता हूँ। 3 ब्रीदिंग खत्म होने से पहला यहाँ से भाग जा। इधर युनचेन भाग तो रहा था, मगर ज़ूकिंग के सामने उसे अपना स्पीड कम लगा। इधर ज़ूकिंग ने भी काउंटिंग करना शुरू कर दी और एक सुनते साथ ही युनचेन ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ज़ूकिंग मजे से कह रहा था 2 और युनचेन को ऐसा लगा कि अरे एरी तो मेरे सामने है, मैं 110% यहाँ से भागने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला, क्योंकि ज़ूकिंग भाई साहब तो एरी के सामने थे। युनचेन तो खुद को ही कोस रहा था कि पता नहीं मैं क्यों इस एरी से बाहर आया। और तभी ज़ूकिंग ने 3 काउंट करते हुए अपनी भयानक पावर्स को रिलीज कर दिया। उस बंदे से कह रहा था तेरा टाइम तो खत्म। और अब वहाँ पर हमें एनर्जी की काफी भयानक सर्जिंग दिखाई जाती है। युनचेन की बॉडी काफी भयानक तरीके से एक्सप्लोड होकर उसका खेल खत्म हो चुका था। वहीं पर ज़ूकिंग ने युनचेन की कोर को हासिल करके उसे अपनी बॉडी में रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसने अपने एक और अपर्चर को ओपन कर लिया था। यानी कि अब ज़ूकिंग की बॉडी में टोटल 31 अपर्चर्स ओपन हो गए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरे पास ट्विन फ्लेम की पावर है, लेकिन क्या ये मेरे कैप्टन चेन अर्नियो को हराने के लिए काफी हो जाएगी। और अब ज़ूकिंग बड़े ही कुल अंदाज में 3rd पिक के बंदे के सामने पहुंच जाता है। वेल, यहाँ पर ज़ूकिंग ने उस बंदे के सामने अपना हाथ रेस किया था, जो देखकर पहला तो वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया और फिर उसे याद आता है कि उसने ज़ूकिंग को उसकी जान बचाने के लिए 1
1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स की डील की थी। इसलिए वो तुरंत ही 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जूकिंग के सामने पेश करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर जूकिंग वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, मगर जाने से पहले उसने अपने डॉल की मदद से हैरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड पिक का बंदा तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा अमेज होते हुए कहने लगा कि बाप रे, ये जूकिंग तो हद से ज्यादा भयानक है। वहीं पर जूकिंग ने बाहर जाते साथ ही एक जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया और उसने देखा कि वहाँ पर काफी गहरा गड्ढा बन चुका है। स्प्लेंडर स्टेट में जाने के बाद उसकी बॉडी और सोल दोनों भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी थी और अब वो एंसेस्टर और शैडो से कहने लगा कि तुम्हारी असेसमेंट अब शुरू होगी। जो सुनते साथ ही एंसेस्टर और शैडो दोनों भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। शैडो अपनी अजीब सी आवाज में जूकिंग को बता रहा था कि मैं हाइशी ट्राइब के लोगों को डिवावर कर सकता हूँ, इससे मैं आसानी के साथ ब्रेक थ्रू करूंगा। वहीं पर एंसेस्टर भी खुद को बचाने के लिए जूकिंग को बता रहा था कि मैं भी हाइशी के लोगों के वेपन्स को डिवावर कर सकता हूँ, इससे मेरी भी पावर बड़ी तेजी के साथ इंक्रीज होगी और फिर मैं भी आपके जैसे मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट की पावर को रिलीज कर पाऊंगा। इनफैक्ट आपका आयरन स्पीयर भी मेरी वजह से काफी ज्यादा भयानक बन सकता है। एंसेस्टर को लग रहा था कि चलो इतनी सारी बातें सुनाने के बाद तो जूकिंग मान ही जाएगा, मगर जूकिंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसलिए एंसेस्टर कहता है कि मास्टर मेरा यकीन कीजिए, मैं अब से जरूर से दुगनी मेहनत करूंगा। सो फाइनली जूकिंग भी उसकी बात मान जाता है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला बंदा जल्दी से अपने 31 अपर्चर को ओपन नहीं कर पाता। ये कारनामा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास लाइफ लैंप था, मगर अब मुझे अपने अपर्चर्स को ओपन करने के लिए ढेर सारी सोल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला तो बस थोड़ी बहुत सोल पावर में ही मैं अपने अपर्चर्स को ओपन कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं ताकतवर बनूंगा अपर्चर्स को ओपन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब तो फाउंडेशन बिल्डिंग वाले सोल्स मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मुझे कुछ ऐसे लोगों को मारना पड़ेगा जिनके पास लाइफ फ्लेम्स हो। अब यहाँ पर जूकिंग ने अपने टोकन को चेक किया, उसमें उसके 38 किल्स नजर आ रहे थे। 38 किल्स बहुत ही लो नंबर था। सिर्फ इतनी सोल के दम पर ट्विन फ्लेम्स को एक्टिवेट करना लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कि लोगों के दिल में मेरे लिए सस्पिशन पैदा होगा और फिर हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए कि मेरे पास लाइफ लैंप है। इसलिए अब जूकिंग को कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिसकी मदद से वो अपनी किल्स को इंस्टेंटली बढ़ा सके। तभी जूकिंग को याद आता है कि शैडो क्रीचर ने ढेर सारे हाइशी ट्राइब के लोगों को डिवावर किया था, इसलिए वो शैडो से कह रहा था कि जितनी ऑरा को तुमने डिवावर किया है उसे रिलीज करो। अब शैडो तो अपनी पावर को गिव अप नहीं करना चाहता था, जो देखते साथ ही एंसेस्टर ने सीधे उसके सिर पर चमाट लगा दी। वो कह रहा था कि तुम्हें मास्टर की हर एक बात को मानना पड़ेगा, जल्दी से अपनी ऑरा को गिव अप करो। अब ये सुनकर शैडो काफी ज्यादा मायूस हो गया। उसे भी अपनी पावर्स को बढ़ाना था ताकि आगे चलकर जूकिंग उसे खत्म न करे, और उतने में जूकिंग ने उस पर अपने एमेथिस्ट का प्रेशर रिलीज करते हुए उसे सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शैडो ने एक बंदे की सोल उसके हवाले कर दी थी और जूकिंग का किल का नंबर अब 38 से 39 में तब्दील हो गया, यानी कि उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। मगर शैडो की बॉडी से वो सोल निकालने के लिए उसे हर बार अपने एमेथिस्ट के प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए जूकिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि शैडो कितनी देर तक इस एमेथिस्ट की पावर को झेल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एमेथिस्ट की पावर के चलते शैडो मारा जाए। और अब जूकिंग अपने अनहाइलेशन मिशन पर निकल पड़ा। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था, तो इस तरह से जूकिंग का एक किलिंग मिशन शुरू हो गया। वो हाइशी ट्राइब्समैन को मार रहा था, तो वहीं पर शैडो ने उनकी सोल को डिवावर किया। साथ ही साथ एंसेस्टर उन सभी के वेपन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर जैसे ही किलिंग खत्म हो जाए, जूकिंग शैडो की बॉडी से वो सारी सोल्स को डिवावर कर लेता। इस तरह से जूकिंग का स्कोर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। उसके किल्स अब 664 हो चुके थे, और ये सब शैडो की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जूकिंग ने अपने किलिंग स्कोर को 2714 तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस चक्कर में उसने शैडो को बुरी तरह से टॉर्चर किया। और ये देखकर ही एंसेस्टर दिल ही दिल में सोचने लगा कि जूकिंग तो एक नंबर का रूथलेस डीमन है। तो अब काफी देर तक किलिंग करने के बाद जूकिंग का किल स्कोर हुआ था 4819, और उसने अपने 40 अपर्चर्स को भी ओपन किया था। इस 4819 में से 2000 किल्स तो शैडो के थे, जिस पर जूकिंग ने कब्जा कर लिया। और ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि उसके पास लाइफ लैम्प जैसा रेयर ट्रेजर
हैं। और उतने में जुकिंग ने देखा कि जो शायर था जियानो, उसने 10,000 लोगों को मार दिया है। अब इतना बड़ा स्कोर देखकर तो जुकिंग काफी ज्यादा हैरान था। एंसेस्टर उसे बताते हैं कि मालिक ऐसा तो हो नहीं सकता, वो शायर तो बस कविताएं करने में माहिर है। मेरे ख्याल से उसने जरूर से किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, वरना वो आपको पावर्स के मामले में कभी बीट नहीं कर सकता। सब जियानो का स्कोर देखकर जुकिंग को फील हुआ कि वो तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रहा था। उसका सेक्ट बस इसी बात पर फोकस करेगा कि तुमने कितने ज्यादा हाइशी ट्राइब वालों को मारा है, तुमने कैसे मारा, इस पर कोई सवाल उठाया नहीं जाएगा। और तभी जुकिंग को अपने जेट टोकन पर एक नया मिशन नजर आया। दरअसल पर्ल आइलैंड पर सेकंड पिक के कई सारे डिसाइपल फंसे हुए थे। जो भी उन्हें रेस्क्यू करेगा उन्हें 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का रिवॉर्ड मिलेगा। तो जुकिंग ने तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। और अब हमें पर्ल आइलैंड का भयानक नजारा दिखाया गया। हाइशी ट्राइब के लोगों ने सेकंड पिक के सभी डिसाइपल्स को चारों ओर से घेर लिया था। तो ये डिसाइपल चाहकर भी दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए ये लोग टेलीपोर्टेशन एरी को ओपन करने की कोशिश करने लगे। मगर उस एरी को एक्टिवेट करने में वक्त लगेगा और हाइशी ट्राइब के लोग तो वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में थे, इसलिए इन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर एक शील्ड को फॉर्म कर लिया। मगर मूशिंग जानती है कि वो ज्यादा देर तक हाइशी के दानवों को रोक नहीं पाएंगे। साथ ही उसकी जूनियरों से बताती है कि हम टेलीपोर्टेशन एरी को जल्दी से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। हाइशी ट्राइब की ऑरा के चलते एरी पूरी तरह से डैमेज हो गई। इस एरी में बाहर से लोग तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर कोई नहीं जा पाएगा, यानी कि वन वे हो चुकी थी। साथ ही एक बंदा मूशिंग को बता रहा था कि हाइशी ट्राइब ने पहले ही यहाँ पर ट्रैप सेटअप किया था और अब हम पूरी तरह से उनकी जाल में फंस चुके हैं। यहाँ पर हाइशी के इतने ज्यादा डीमंस है कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो मूशिंग उससे कहती है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, हमारा सेक्ट जरूर से हमारे लिए मदद भेज देगा, बस मदद आने तक हमें कुछ भी करके हाइशी ट्राइब को होल्ड करना होगा। जिसके बाद मूशिंग अपनी सीनियर लियाओ के पास पहुंच गई। लियाओ फाउंडेशन बिल्डिंग पर थी और साथ ही उसने भी अपनी लाइफ फ्लेम को एक्टिवेट किया है, मगर उसे अच्छे से पता है कि वो अकेली तो हाइशी ट्राइब को रोक नहीं सकती। तो मूशिंग के हाथ में एक टोकन थमाते हुए उसे धीरे से बताने लगी कि अगर यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई तो इस टोकन का यूज करके तुम यहाँ से चली जाना, और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। दरअसल इस टोकन को फॉरबिडन एलिक्सर टैलिस्मान कहा जाता था और ये एट द सेम टाइम बस एक ही बंदे को टेलीपोर्ट कर सकता है। मगर लिया खुद की फिक्र किए बिना ही मूशिंग को जीने का मौका दे रही थी। और उतने में वहाँ पर हाइशी ट्राइब के बहुत ही पावरफुल बंदे की एंट्री हो गई। वेल इस बंदे ने भी अपने मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट किया है और ये भी लियाओ जैसा ही सिंगल फ्लेम का मालिक था। और लियाओ ने नोटिस किया कि इस बंदे की ऑरा तो लियाओ से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वेल इस बंदे का नाम था मिंगशु और वो आते साथ ही अपने हाइशी ट्राइब के कल्टीवेटर से कहने लगा कि जल्दी से साइड में हट जाओ, मैं अभी इनके बैरियर को स्मैश करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपने कई सारे डिमोनिक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए बैरियर पर अटैक कर दिया। मगर लियाओ ने फटाफट से अपने मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट वाले वेपन को रिलीज कर दिया था, जो कि बैरियर से बाहर आकर मिंगशु की हजारों तलवारों के अटैक को काउंटर करने लगा। तब तक लियाओ भी बैरियर से बाहर आ गई। उसने ट्वाइसिंग स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हुए मिंगशु पर हमला किया था, मगर मिंगशु बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को काउंटर करते हुए सीधे लियाओ की तरफ आगे बढ़ता है। लियाओ ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, लेकिन मिंगशु ने तो बड़ी आसानी के साथ अपने एक ही स्ट्राइक में लियाओ की शील्ड को ब्रेक कर दिया। लियाओ समझ चुकी थी कि ये बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो फटाफट से अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन वाइन्स को रिलीज कर देती है और देखते ही देखते लियाओ की वाइन्स ने मिंगशु को चारों ओर से घेर लिया। इनफैक्ट वो पूरी तरह से उन वाइन्स में जकड़ चुका था, लेकिन मिंगशु तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तेरी ये बच्चों जैसी ट्रिक मेरे सामने नहीं चलने वाली। और फिर उसने अपने एक ही स्लैश में सारे ग्रीन वाइन्स को ब्रेक करते हुए खुद को आजाद कर लिया। इतना ही नहीं, लियाओ कुछ समझ पाई इससे पहले मिंगशु उसके काफी करीब आ चुका था और इस मोमेंट पर इन दोनों ने एक दूसरे पर अपना पावरफुल स्लैश रिलीज किया। उनके इस क्लैश की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। साथ ही सभी सेकंड पिक के डिसाइपल लियाओ को लेकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए और तभी इन्हें फील हुआ कि टेलीपोर्टेशन एरी से कोई बाहर आने वाला है। वहीं पर मिंगशु लियाओ से कह रहा था कि चलो देखता हूँ तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगी। और फाइनली उसने लियाओ पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित करते हुए उसके ट्रेजर को ब्रेक कर दिया। इतना ही नहीं,
लिया भी उसकी स्लैश में घायल हो चुकी थी और अब वो सीधे नीचे गिरने लगती है, मगर उसने मूशिंग को हुक्म दिया कि जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वेल यहाँ पर मूशिंग काफी ज्यादा परेशान थी, वो नहीं चाहती कि पूरा इलाका डिस्ट्रॉय होकर उसके साथ ही मारी जाए, मगर अब उसके पास इस इलाके को एक्सप्लोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं पर मिंगशु लियाओ को मारने के काफी ज्यादा करीब है, मगर तभी वहाँ पर कुछ अलग हुआ। एरी से एक बहुत ही पावरफुल बंदा बाहर आकर उसने मिंगशु के अटैक को लास्ट मोमेंट पर आकर ब्लॉक किया था, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो जुकिंग है। उसने अपने एक ही झटके में मिंगशु को काफी पीछे ढकेल दिया। जुकिंग ने तो वहाँ आते साथ ही अपने डोमिनेटिंग पावर को रिलीज करते हुए अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। सेकंड पिक के डिसाइपल तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूशिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जुकिंग इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। साथ ही तब तक वहाँ पर कुछ और बंदे भी पहुँच गए। उनके टोकन्स पर उन्हें ऑर्डर मिले थे कि उन्हें कुछ भी करके सेकंड पिक के डिसाइपल्स को बचाना होगा। साथ ही इन डिसाइपल्स को बचाने का रिवॉर्ड भी अब काफी ज्यादा बढ़ा दिया। जहाँ पर 10,000 मिलने वाले थे, अब वहाँ पर 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए जाएंगे। लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस आधे घंटे का वक्त था। एग्जैक्टली 30 मिनट बाद इस आइलैंड पर एक टाइडल फोर्स आकर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, और तब तक हर एक डिसाइपल यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए। जुकिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे तो लगा था ये वाला मिशन आसान होगा, मगर ये वाला मिशन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अब जुकिंग ने अपनी बड़ी ही शानदार पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसकी पावर को देखते साथ ही मिंगशु की तो फटके 4 हो गई। वो कह रहा था बाप रे, इस बंदे के पास एक नहीं बल्कि डबल फ्लेम है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और अब वो काफी तेज रफ्तार के साथ वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन उसके पलक झपकाने से पहले ही जुकिंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो उसकी तरफ अपना हाथ रेस करते हुए कहने लगा कि क्या तू भागने वाला था। और अब जुकिंग बड़ी कुल अंदाज में अपने फिंगर्स उसके माथे पर पॉइंट कर देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये उसका हाथ ना होकर कोई गन है। मिंगशु को तो जुकिंग के चेहरे में यमराज नजर आ रहे थे। और फिर जुकिंग कहता है बैंग, और उसके ऐसा कहते साथ ही जुकिंग की एनर्जी मिंगशु की बॉडी को पियर्स होकर पार जाने लगी। मिंगशु ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका इतने खतरनाक बंदे से पाला पड़ेगा। और फाइनली उसका विनाश करने के बाद जुकिंग ने उसकी सोल को भी डिवावर कर लिया, जिसके चलते जुकिंग का 41वां अपर्चर भी ओपन हो जाता है। इस भयानक नजारे को देखकर हाइशी ट्राइब के बंदे कह रहे थे कि ओ तेरी, हमारे लॉर्ड तो मारे गए, अब तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मगर क्या जुकिंग इसकी इजाजत देगा? ना, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर जुकिंग ने अपने शैडो और स्पीयर को रिलीज कर दिया। शैडो क्रीचर तो बड़ी तेज रफ्तार के साथ हाइशी वालों को 1 बाय 1 करते हुए मारता जा रहा था। और एंसेस्टर को तो ऑलरेडी पता है कि शैडो उससे कई गुना ज्यादा तेज है, इसलिए वो शैडो को फॉलो करते हुए सभी मरे हुए बंदों के ट्रेजर और आर्टिफैक्ट उठाने लगा। साथ ही वो जानबूझकर शैडो को जोश में लाने के लिए कह रहा था कि बाप रे, तू काफी ज्यादा तेज है, मैं तो चाहकर भी तुझे बीट नहीं कर पाऊंगा। कलवे प्लीज यार, प्लीज अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दे। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शैडो को लग रहा था कि वो तो जीत रहा है, इसलिए उसने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और इसका फायदा हो रहा था एंसेस्टर का। उसे बिना कुछ करे ही ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट हासिल हो गए। साथ ही शैडो से कह रहा था कि तो 1 नंबर का लूजर है, जो सुनते साथ ही एंसेस्टर की हंसी छूट गई। वो कहता है कि अरे, इस कौवे को तो प्राउड फील हो रहा कि मैं इसकी मेहनत का फायदा उठा रहा हूँ। गाइस, वाकई एंसेस्टर ना काफी ज्यादा शातिर है। वही दूसरी तरफ जुकिंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर सेकंड पिक के डिसाइपल्स के पास पहुंच जाता है। वो सभी लोग तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। लड़कियां कहती कि वाह, ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है, और वहीं पर लड़के सोच रहे थे कि पता नहीं हम कब जुकिंग जैसे पावरफुल बनेंगे। वहीं पर लिया भी जुकिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि तुमने इतनी कम एज में 2 फ्लेम्स को हासिल किया। ये तो हमारे सेट के लिए काफी प्राउड की बात है कि हमारे पास तुम्हारे जैसा टैलेंटेड डिसाइपल है। वहीं पर मूशिंग तो जुकिंग को देखते साथ ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगी। जुकिंग कह रहा था कि जल्दी से यहाँ की टेलीपोर्टेशन एरी को रिपेयर कर लीजिए, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। और उतने में लिया उसके हाथ में फॉरबिडन एलिक्सर टोकन थमा देती है। वो कह रही थी कि जैसे हम यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए, हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना होगा। जिस पर जुकिंग कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, आप सभी लोग यहाँ से जाने के बाद मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मगर उतने में उन्हें आसमान से काफी भयानक फोर्स नजर आई। ऐसा लग रहा था कि एक पावरफुल बंदा बिजलियां कड़काते हुए काफी तेजी के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस नजारे को देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर जुकिंग ने उस आरा को महसूस करते हुए पहचान लिया कि इस बंदे के पास भी ट्विन फ्लेम है। और फाइनली बड़े इक्वल अंदाज में वो बंदा जुकिंग के सामने आ गया। उस बंदे के वहां आते साथ ही मानो आसमान में खलबली मच गई, और जैसे जैसे
एक कदम आगे बढ़ा रहा था वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और अब उसने बड़े ही कुल अंदाज में अपनी स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर ज़ूकिंग भी उसके साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर समय मानो पूरी तरह से थमसा गया था और फिर ज़ूकिंग ने भी अपने मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को एक्टिवेट कर लिया। भले व्हाइट रोब वाला हाइशी का बंदा भी ज़ूकिंग को देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये भी मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट पर पहुंच चुका है और उतने में ज़ूकिंग उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे चैलेंज कर रहा था कि यहाँ आकर मेरा मुकाबला कर। तो हाइशी ट्राइब के उस कल्टीवेटर ने भी ज़ूकिंग को ठेंगा दिखा दिया और अब इन दोनों की ऑरा से वहाँ पर मानो जलजला आ गया और तब तक इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी भयानक पंच रिलीज कर दिया। इन दोनों की ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि डिसाइपल इसे देखकर ही पैनिक हो गए। वहीं पर ज़ूकिंग को उसका मुकाबला करते हुए फील हुआ कि हाइशी का ये बंदा थोड़ा सा अलग लग रहा और अब ज़ूकिंग अपने ओपोनेंट पर हमला कर पाई इससे पहले उस बंदे ने ज़ूकिंग पर एक जोरदार लात बरसाते हुए उसे नीचे पटक दिया। लेकिन ज़ूकिंग एक ही सेकंड के अंदर दोबारा से उसके पास पहुंच चुका था और अब इन दोनों में काफी भयानक बैटल शुरू हो गई। ये लोग एक दूसरे पर काफी तेज रफ्तार में मुसलसल वार कर रहे थे। वहीं पर सेकंड पिक के डिसाइपल कह रहे थे कि ये दोनों इतनी तेज रफ्तार में अटैक कर रहे हैं कि हम इनकी मूव को भी देख नहीं सकते। उन्हें तो बस क्लैशेस की आवाज और लाइटनिंग की पावर नजर आ रही थी। इसी दरमियान हाइशी के उस जीनियस बंदे ने ज़ूकिंग को एक ही फटके में नीचे पटक दिया। वेल क्लियरली ये बंदा ज़ूकिंग पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था और अब एक बार फिर से उसने नीचे जाकर ज़ूकिंग की धुलाई करना शुरू कर दी। वो अपने पंचेस की बौछार करते हुए ज़ूकिंग की हालत खराब कर रहा था। साथ ही वो बंदा उससे कहता है कि मुझे तो लगा था तुम पावरफुल होंगे लेकिन तुम तो एक नंबर के लूजर निकले। और इतना कहते साथ ही उसने ज़ूकिंग को चोक करते हुए एक चट्टान पर हिट कर दिया। वो बंदा उससे कहता है कि अरे यार तुम्हारी मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट तो काफी ज्यादा कमजोर लग रही, मैं बड़ी ही आसानी से इसे ब्रेक कर सकता हूँ। और उतने में ज़ूकिंग ने अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ ढकेल दिया। साथ ही ज़ूकिंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो इस बंदे को जानता है क्योंकि इसका नेचर भी प्रोवोकेटिव था यानी कि उकसाने वाला। और तभी वो बंदा अपने हाथ की कलाइयां मोड़ते हुए कहने लगा कि शायद तू मेरी बात से अग्री नहीं हो रहा, चल कोई बात नहीं, मैं अभी तेरी इस मिस्टिक स्प्लेंडर स्टेट को ब्रेक करके दिखाता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा एक सेकंड के अंदर ही ज़ूकिंग के पास पहुंच गया। मगर इस बार वो बंदा जो अटैक कर रहा था ज़ूकिंग काफी तेजी के साथ उन्हें ब्लॉक करने लगा। वो बंदा चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, ज़ूकिंग ने तो मानो उसकी हर एक मूव को ही भाप लिया था। और अब ज़ूकिंग अपने एक ही हाथ से उस बंदे को उठाकर पीछे की तरफ घसीट देता है। इधर उस बंदे ने कई सारे एलिक्सर पिल्स को कंज्यूम किया था क्योंकि उसे पता है ज़ूकिंग ने उस पर पॉइजन से अटैक किया होगा। और उसी वक्त ज़ूकिंग ने अपनी कई सारी डॉल्स को एक्सप्लोड करते हुए वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर दिया। मगर वो बंदा समय रहते पीछे हट चुका था। तब तक उस बंदे ने भी अपनी सेकंड मूव को एक्टिवेट कर लिया। वो ज़ूकिंग की तरफ कई सारी पावरफुल स्टोन लैंसेस को रिलीज कर रहा था। मगर ज़ूकिंग तो उन्हीं लैंसेस पर सवार होकर काफी तेजी के साथ उसकी तरफ भागने लगता है। साथ ही जितने भी लैंसेस उसके सामने आए ज़ूकिंग ने अपने आयरन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें स्लैश कर दिया। और अब फाइनली ये दोनों आमने सामने थे। इन्होंने एक दूसरे पर काफी जबरदस्त स्ट्राइक हिट कर दी और ये हमला रुकने का नाम नहीं लेता, लगातार मुसलसल वार होते जा रहे थे। कौन किसे पिट रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं पर सेकंड पिक के डिसाइपल भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किसे मार रहा, क्योंकि वो भी कुछ समझ नहीं पाते कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसी मुकाबले के दरमियान ज़ूकिंग ने अपने अपोनेंट के सीने पर एक काफी जबरदस्त लात जड़ दी, जिसके चलते उस बंदे की स्टोरेज बैग ओपन होकर उसमें से कई सारे फ्रूट्स बाहर आ गए। वेल इन फ्रूट्स को देखते साथ ही ज़ूकिंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि फ्रूट का शौकीन तो चेन अर्नियो है और इसीलिए ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को घूरने लगे। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने अचानक से फाइट क्यों बंद कर दी। और उतने में ही एक बार फिर से आसमान गरजने लगा। ये डिसाइपल तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। आसमान की शिफ्टिंग को देखते साथ ही ये लोग समझ गए कि यहाँ पर एक टाइडल फोर्स आने वाली है। वही दूसरी तरफ फॉर्मेशन को अभी भी रिपेयर किया जा रहा था। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को पता था कि अब यहाँ पर काफी बड़ा मसला होने वाला है, इसीलिए इन्होंने अपनी रिपेयरिंग की स्पीड को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया। और फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई। टेलीपोर्टेशन एरिया भी एक्टिवेट हो चुकी थी, यानी अभी ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं। इसलिए सेकंड पिक के सभी डिसाइपल तुरंत ही उस एरिया की तरफ निकल पड़े। हालांकि ज़ूकिंग ने देखा कि उसका ओपोनेंट तो इन लोगों को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसने तो अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वो ज़ूकिंग से कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ से भागने का मौका है, बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। वेल इस बंदे ने अपनी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को
समन कर लिया था। तो उसका मुकाबला करने के लिए ज़ूकिंग ने भी अपने टाइसंग धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। दरअसल ज़ूकिंग ने अपने अपर्चर्स को ओपन किया है, जिसके चलते अब उसका टाइसंग का फॉर्म भी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गया। इधर मूशिंग और लियाओ को ज़ूकिंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। मूशिंग उससे कह रही थी कि जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन ज़ूकिंग उसकी नहीं सुनता। उसने तो अपने ओपोनेंट पर टाइसंग स्लैश रिलीज किया था। साथ ही वो हैशी का बंदा भी पिक सप्रेसिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते कई सारी पावरफुल इवल क्रीचर्स ज़ूकिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। और अब ज़ूकिंग के टाइसंग और इन क्रीचर्स के दरमियान एक काफी जबरदस्त क्लैश हो गया, जिसमें ज़ूकिंग के टाइसंग ने उन क्रीचर्स का खात्मा करते हुए सीधे उसका स्लैश उस बंदे पर जाकर हिट हो गया। मगर वो बंदा काफी ज्यादा शातिर है। वो अपने दोनों हाथों से उस स्लैश को रोकते हुए सीधे उसे दूसरी डायरेक्शन में रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर जितने भी स्टोन पिक्स थे वो सब के सब कोलैप्स हो गए। साथ ही वो बंदा खुद के बैलेंस को बना ही नहीं पा रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ूकिंग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो बंदा तो काफी ज्यादा हैरान होकर बस ज़ूकिंग के हाथों मार खाने लगा। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा भयानक बन गया। ज़ूकिंग तो बस उसे पंचिंग बैग जैसे धोते जा रहा था, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस बंदे ने अभी तक इतनी मार नहीं खाई होगी। ऐसी नॉन स्टॉप बीटिंग को उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया, और ये काफी ज्यादा भयानक था। अगर ज़ूकिंग चाहता तो इसे ऑन द स्पॉट मार देता, लेकिन वो तो जानबूझकर इस बंदे पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। ऐसी गजब की एनर्जी और ऐसे भयानक वार उस बंदे ने पहली बार विटनेस किए थे। और अब ज़ूकिंग उसके मेन हिस्से पर अपनी लात जड़ने वाला था, लेकिन उस बंदे ने समय रहते ज़ूकिंग का पाव पकड़ लिया। वो शॉक होते हुए ज़ूकिंग से कहने लगा कि व्हाट द हेल, तुम ये वाला हमला नहीं कर सकते, ये तो सबसे बेकार शॉट था। और अब वो ज़ूकिंग पर एक पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर ज़ूकिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अब ज़ूकिंग ने उसका हाथ मरोड़ते हुए सीधे उस बंदे के बाल पकड़ लिए। वो बंदा कह रहा था ये यार बहुत दुख रहा, छोड़ दे यार। और फिर ज़ूकिंग ने बड़े ही कूल तेवर दिखाते हुए उसके पेट में अपना नी मारते हुए सीधे उसके बाल खींच लिए। और उसने सिर्फ बाल खींचे नहीं बल्कि सीधे उखाड़ भी लिए, जिसके बाद वो एक जोरदार लात मारते हुए सीधे उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर देता है। हैशी का वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा घायल हुआ था, और उतने में ज़ूकिंग उसके सामने उसके बालों को देखकर स्माइल करते हुए उन्हें जला देता है। दरअसल ज़ूकिंग ने जानबूझकर उसे प्रोवोक किया था, और उतने में मूशिंग ज़ूकिंग को बुलाने लगी। वो कह रही थी कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और उतने में ज़ूकिंग ने देखा कि वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में हैशी की ट्राइब पहुंच चुकी है। दरअसल आसमान में थोड़ी देर पहले जो खलबली मची थी उसके पीछे यही रीजन था, इसलिए अब ज़ूकिंग भी फटाफट से टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंच जाता है। वो मूशिंग और लियाओ से कह रहा था कि तुम लोग आगे चले जाओ, मैं थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा। और अब ज़ूकिंग वहाँ पर अकेला था। वो अपने ओपोनेंट को देखते साथ ही अपना हाथ धीरे धीरे करते हुए रेस करने लगा, और उसकी ये मूव देखकर वो बंदा भी समझ गया था कि अब ये कमीना बहुत बड़ी स्ट्राइक हिट करने वाला है। इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा क्यूरियस होकर ज़ूकिंग को ऑब्जर्व कर रहा था कि पता नहीं अभी अगला अटैक कौन सा करने वाला है। मगर ज़ूकिंग तो लास्ट मोमेंट पर आने के बाद उस बंदे को अपनी मिडिल फिंगर शो करके वहाँ से रवाना हो गया, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। मगर तब तक ज़ूकिंग वहाँ से चला जाता है। वेल यहाँ पर उस बंदे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ज़ूकिंग ने उसके कई सारे बाल खींच लिए हैं। मगर वो अमेज था कि ज़ूकिंग इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी उस वक्त मैंने बस उसका एक ही बाल खींचा था, लेकिन उस कमीने ने तो मेरी पूरी की पूरी जुल्फों की लट उखाड़ ली। ये बंदा तो ग्रज रखने में माहिर है। सच में यार, ये हैशी का ट्राइबमैन बनने का दिखावा करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं। मेरा तो बस प्लान था सेकंड पिक के डिसाइपल से एलिक्सर फर्नेस हासिल करने का, ताकि उन्हें मैं हैशी ट्राइब के साथ एक्सचेंज करके रिवॉर्ड ले सकूं। मगर ये प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। खैर, बस एक बार ज़ूकिंग मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी काफी तगड़ी धुलाई करूंगा। और अब उस बंदे ने वहाँ पड़ा हुआ एप्पल खाना शुरू कर दिया, मगर तभी उसे फील होता है कि ज़ूकिंग ने तो इस एप्पल को पॉइजनस बना दिया था, इसलिए वो कई सारे एलिक्सर पिल को कंज्यूम करने लगा। दरअसल ये था चेनर न्यू, और ज़ूकिंग ने उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसकी बात करने के तरीके से उसे पहचान लिया था। खैर, चेनर न्यू ने जैसे तैसे ज़ूकिंग की पॉइजन से खुद को बचा लिया, मगर तभी उसने देखा कि पर्ल आइलैंड तो तबाह होने की कगार
पर है। सेकंड पिक ने वहाँ पर कई सारे फॉरबिडन एलिक्सर सेटअप कर दिए थे, तो वहाँ से गुजरने वाली हाइशी की कैरेजेस भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए वो वैली एक्सप्लोड होने से पहले ही चेन अर्नियो वहाँ से भाग निकला। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सेकंड पिक के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि पर्ल आइलैंड से दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हैं। इन सभी को ज़ूकिंग की फिक्र हो रही थी और उतने में ज़ूकिंग वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखते साथ ही उन सभी बंदों ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया और अब वो लोग ज़ूकिंग का शुक्रिया अदा करके अपने मिशन पर रवाना हो जाते हैं। वहीं पर ज़ूकिंग के दिल में कई सारे सवाल थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका कैप्टन हाइशी ट्राइब का बंदा कैसे बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेजर की लालच में वो हाइशी ट्राइब के हाथों मारा गया हो। वैसे भी हाइशी ट्राइब मरे हुए लोगों को रिजरेक्ट करके उनका यूज करती है, लेकिन चेन अर्नियो इतना ज्यादा शातिर है कि कोई उसे आसानी से नहीं मार सकता। मेरे ख्याल से वो जानबूझकर हाइशी ट्राइब में शामिल हुआ ताकि अंडरकवर रह के हाइशी ट्राइब के पावरफुल ट्रेजर्स पर कब्जा कर सके। और अगर कैप्टन चेन अर्नियो के नेचर की बात की जाए तो कोई भी हिसाब आधा अधूरा नहीं रखता, और आज तो मैंने उसे काफी बुरी तरह से धो दिया था, तो आज न कल वो मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। अगर मुझे उसके हाथों ज्यादा मार नहीं खानी तो जल्दी से अपने अपर्चर्स को ओपन करना होगा। और उतने में मूशिंग वहाँ आकर ज़ूकिंग से कहने लगी कि आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान हमेशा मुझे याद रहेगा। मैं फैक्शन की कोर डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे फैक्शन ने दी हुई हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा, मगर तुम ज्यादा रिस्क मत उठाओ। हमारे सेक्ट ने यहाँ पर काफी सोची समझी साजिश रची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अलर्ट रहो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।